ठीक है। अभी हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। उसमें से कई सारे चैप्टर हो गए हैं। तो कल तक हम लोगों का हुआ था एडवर्ब तक, और एडवर्ब के बाद हमारा आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मैंने कल भी बताया था आपको कि जैसे अगर हम नरेशन पढ़ते हैं, सिंथेसिस पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं या स्टोरी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस का। अब सेंटेंस किन किन चीज़ों से बनता है, उन्हीं चीज़ों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं इस समय। तो उसमें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के फंक्शन देख रहे हैं। तो अभी कुछ फंक्शन देखे थे, आज हमारा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध सूचक शब्द होता है। संबंध सूचक शब्द, है ना। इसे नाम ही से पता है, प्रेपोजिशन। अब इसको अलग अलग जब आप करेंगे तो हो जाएगा प्री और फिर हो जाएगा पोजीशन, है ना, प्री पोजीशन। अच्छा, तो ये प्री पोजीशन का मतलब होता है, प्री मीन्स पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति, है ना। प्री पोजीशन मतलब पहले स्थित। मतलब ये बताता है कि ये प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थित हो करके दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, ठीक है। हिंदी शायद गलत हो, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए, तो क्या है कि प्रेपोजिशन क्या है? संबंध सूचक शब्द हो गया। अब इसका मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थित। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है। आपने अच्छा देखा होगा कि अगर आपका कागज़ फट जाए तो आप कैसे चिपकाएंगे? गोंद से चिपकाएंगे? हाँ, गोंद से चिपक जाएगा। तो अगर आपका कागज़ फट जाता है तो गोंद से चिपक जाएगा, लेकिन अगर आपका टायर फट जाए साइकिल का तो गोंद से चिपक जाएगा? नहीं। काम दोनों चिपकाने का करते हैं, लेकिन फंक्शन गोंद का अलग है और सुलेशन का अलग है। अगर आपका टायर फटा है तो आप चिपकाएंगे सुलेशन से, और अगर आपका पन्ना फटा है तो गम से चिपकाएंगे। अब वो सुलेशन की जगह पर गम नहीं, गम की जगह पर सुलेशन है। वैसे ही है, कंजक्शन भी जोड़ने का काम करता है और प्रेपोजिशन भी जोड़ने का काम करता है। एक तरीके से प्रेपोजिशन जोड़ता तो है, ये नाउन को नाउन से जोड़ता है या नाउन को प्रेपोजिशन से जोड़ता, मतलब हल्की चीज़ों को जोड़ने का काम करता है प्रेपोजिशन। और कंजक्शन जो है ये भी जोड़ने ही काम करता है। ये सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है, शब्द को शब्द से जोड़ता है, दोनों का जोड़ने का काम है, लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग है ना। तो प्रेपोजिशन भी जोड़ने का काम करता है। ये नाउन को नाउन से जोड़ सकता है या नाउन को प्लेस से जोड़ सकता है। ये भी संबंध बताता है दो नाउन के बीच का। अगर आप बाय द वे अनफॉर्चुनेटली अगर आप प्रेपोजिशन भूल गए तो बिल्कुल सेंटेंस का मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यू कैन से कचड़ा फुल हो जाएगा पूरी तरीके से। जैसे अच्छा, ये भी हाँ, जो हम यहाँ पे फंक्शन पढ़ने वाले वो यही है कि प्रेपोजिशन मतलब संबंध सूचक वाक्य। जैसे आपको नाम ही से पता है कि ये संबंध बताता है। तो प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है। जी, जैसे लिखा है ही इज इन द किचन, वो किचन में है। किचन सही है? टी लगेगा ना, KITCH। अब ठीक है, ओके। ही इज़ इन द किचन, वो किचन में है। तो किचन हमारा एक तरीके से एक स्थान है, ये प्लेस है, ठीक है। और ये ही हमारा जो है प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या है, नाउन या प्रोनाउन या प्लेस के पहले आकर के अगर किचन को एज अ नाउन यूज करेंगे, इन लगा है तब ये एडवर्ब बन गया। इन हटा देंगे तो नाउन हो जाएगा। अरे इन हटा देंगे तो इसी को नाउन बोलेंगे। जब इन लगा देते हैं तब ये एडवर्ब बनता है, ठीक है। तो ये नाउन के पहले आकर के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता। तो बताया कि ही इज़ इन द किचन, वो किचन में है। तो पता लगा ही कहाँ पे है, किचन में। तो ये में जो है वो किचन और ही का संबंध बताता है।
अगर आप इसको हटा दीजिए तो देखो क्या हो गया, ही इज द किचन तो हो गया वो किचन है, क्योंकि संबंध बताने वाला शब्द हट गया तो पूरा मीनिंग की ऐसी की तैसी हो गई कि लिखा है ही इज द किचन। अगर आप बोले कि ही इज इन द टॉयलेट, कि वो टॉयलेट में है, और इन हटा दे तो हो जाएगा ही इज टॉयलेट वो टॉयलेट है। समझ रहे? वही हम बताना यही चाहते थे कि ये प्रेपोजिशन का इतना ज़्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंस है, कि अगर आप इसको हटा देंगे तो पूरे सेंटेंस की बैंड बज जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगा सेंटेंस ही, है ना। जैसे अभी आपने देखा राम इज इन टॉयलेट, आप बोल सकते हैं राम इज इन टॉयलेट, राम टॉयलेट में है, अगर आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, राम इज टॉयलेट तो हो जाएगा राम टॉयलेट है। समझ रहे हैं? तो ये इतना ज़्यादा हो गया। तो टॉयलेट और राम का संबंध जो बता रहा है वो यही है। देखा नहीं, जब शादियां हम कराते हैं तो बिचवनिया अगर गड़बड़ हो जाता है तो फिर बारात वापस ही चली जाती है। हाँ, किसी बस की बात नहीं, क्योंकि दो रिश्तेदारी के बीच में जो संबंध बना हुआ था, इधर की बात इधर कहना, उधर की बात इधर कहना, फिर उसको बैलेंस करना, वो बिचवनिया काम कर रहा था। और वो नाराज़ हो गया तो सुर ताल फिर बन नहीं पाएगा, एक बारात वापस जाएगी तो खुद मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही बिचवनिया है, ये दो लोगों के बीच में बैलेंस बनाता है ना। ये हटा देंगे प्रेपोजिशन तो इससे सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जैसे लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, कि किताब जो है वो मेज पर है। तो किताब और मेज का संबंध जो है, रिश्तेदारी लिंक जो करा रहा है वो पर है ना। या हटा के देखो तो देखो संबंध खत्म हो जाएगा। द बुक इज द टेबल तो हो जाएगा किताब मेज है, तो बिचवनिया हटा दिया तो ना से पढ़ दें सेंटेंस के। ओके, तो वही हम यही आपको बताना चाहते थे कि प्रेपोजिशन का मतलब संबंध सूचक शब्द, ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, रिश्तेदारी बताता है, सेंटेंस के अंदर बैलेंस बनाए रखता है। अगर ये मिसप्रिंट हो गया तो फिर उस सेंटेंस की बैंड बजना तय है, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा मीनिंग। ओके, इसमें आते हैं कि तीन तरीके की होते हैं। सिंपल प्रेपोजिशन जो छोटे छोटे होते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन जो बड़े बड़े होते हैं, फ्रेज प्रेपोजिशन जो और भी बड़े बड़े होते हैं। तो सिंपल जैसे आपके सामने दिया है, सिंपल का एग्जांपल जो वन सिलेबल का होता है ना। और कंपाउंड जो प्रेपोजिशन हो जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो शब्दों से मिलकर। जैसे लिखा भिखारी कुएं मिर गिर गया, द beggar fell into the well। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। ये कैसा बेल लिखा है? द beggar fell into the well, तो बाबू जैसे भिखारी जा रहा था तो मोशन भी है, समझ रहे हो, और फिर गिरे झड़म्मस तो में घुस गए, तो मतलब मोशन के लिए ट्यू और में गिरे हैं तो लगा है इन, इसीलिए दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। दो प्रेपोजिशन है इनटू। तो दो प्रेपोजिशन को जब मिला देते हैं, इसको हम कह रहे हैं कि डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम सिर्फ फंक्शन समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन जो दो प्रेपोजिशन से मिलके बनते हैं, जैसे बिफोर है, आफ्टर है, इनटू है, ऑनटू है, अपान है, समझ रहे। तो ये दो प्रेपोजिशन से जो मिलके बनते हैं उनको कंपाउंड प्रेपोजिशन बोलते हैं। और तीसरा होता है फ्रेज प्रेपोजिशन जो दो तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। हमने आपको पहले ही सिखाया था साउंड क्या होता है, उसके बाद आपको पढ़ाया गया लेटर्स क्या होते हैं, फिर आपको सिलेबल पढ़ाया गया, फिर आपको वर्ड पढ़ाया गया, फिर आपको फ्रेज पढ़ाया गया। तो ये अब अगला हमारा प्रेपोजिशन होता है फ्रेजल प्रेपोजिशन जो दो तीन शब्दों से। फ्रेजल आपने पढ़ा कि फ्रेज क्या होता है, दो तीन शब्दों का समूह होता है जो मीनिंग दिखाता है लेकिन सेंस नहीं दिखाता। हाँ, तो फ्रेज का मतलब जैसे लिखा है मेरे इस कोचिंग के सामने ही गांधी इंटर कॉलेज है, तो आप कैसे बोलेंगे गांधी, GVIC ना, GVIC, गांधी इंटर कॉलेज इज इन
front of my coaching. ओके, GVIC इंटर कॉलेज इन फ्रंट ऑफ माई कोचिंग. GVIC इंटर कॉलेज जो है वो मेरे कोचिंग के सामने है. अच्छा, ये सेंटेंस तो सही है ग्रामेटिकल, लेकिन खूब अच्छा सेंस नहीं है. क्या गड़बड़ है सेंस में? GVIC इंटर कॉलेज इज इन फ्रंट ऑफ माई कोचिंग, ये सही है, सब कुछ सही है, लेकिन हम यहाँ ओके फिलहाल अभी बताते हैं, ध्यान रखिएगा कि 1 2 3 बाबू 3 शब्द मिल करके प्रेपोजिशन का काम कर रहे, फ्रेज प्रेपोजिशन. 2 शब्द मिल करके प्रेपोजिशन काम कर रहे, कंपाउंड प्रेपोजिशन. और 1 शब्द मिल करके प्रेपोजिशन का काम कर रहा, सिंपल प्रेपोजिशन. कुछ समझ पाए? फिर से, प्रेपोजिशन बाबू 2 नाउन के बीच में संबंध बताता है. अगर ये गलती से छूट गया तो सेंटेंस की बैंड बजना तय है. हाँ, फिर सेंटेंस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा. हाँ, सेंस ये कह रहे हैं कि तुमने मूवी देखा होगा सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन की. तो कहीं पापा एक हमारे दोस्त हैं जो आपके लिए लड्डू लाए हैं, लीजिए. अमिताभ बच्चन सूंघेंगे, कहीं इसमें बड़ी ही जानी पहचानी लगती है महक. तो कहता तुम्हारे दोस्त कैसे दिखते हैं? तो कहता अभी आप रुकिए, हम आपको बताते. तो उनके ही पापा का चेहरा, क्योंकि डबल रोल दिखाया गया, उनके ही पापा मतलब पापा का तो चेहरा था ही, उसमें से स्केच से दाढ़ी वाढ़ी बना के ले आता है. तो कहता है कि मेरे दोस्त आपके जैसे दिखते हैं. तो कहते हैं नहीं, ये सेंटेंस गलत है. मेरे दोस्त, मेरे पापा मेरे जैसे नहीं दिखते हैं, मतलब मैं अपने पापा जैसा दिखता हूँ, क्योंकि मैं पापा से पैदा हूँ. ठीक है, तो वही कहता, अगर आप बोलते हैं कि मेरे दोस्त आपके जैसे दिखते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पापा पहले आए, हम हमारे जैसे कैसे दिखेंगे. तो कहता है ये सेंटेंस गलत है, हालांकि ग्रामर सही थी. वो कहता है ये ऐसे बाप बेटा नहीं बोलते, मैं इनके जैसा दिखता हूँ. तो ये सेंटेंस, ये GVIC इंटर कॉलेज कोचिंग के सामने नहीं है, कोचिंग GVIC इंटर कॉलेज के सामने है. समझ रहे हैं? हाँ, या जुम्मा 8 दिन भी खोले, इंटर कॉलेज GVIC इंटर कॉलेज मेरे कोचिंग के सामने. ओके, फिलहाल सही है. अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खूब अच्छा सेंस नहीं है. कुछ समझ पाए होंगे, वो हमारा सेंटेंस लिखने का मतलब था तो हमने बता दिया, लेकिन होना ये चाहिए था माई कोचिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ GVIC इंटर कॉलेज, क्योंकि GVIC इंटर कॉलेज बाप है और ये लड़के हैं, और लिखा है कि GVIC इंटर कॉलेज मेरे कोचिंग के सामने, मतलब ये बाप बने हैं वो लड़के. ओके, राइट डन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. अब हमारा जो 7 नंबर है वो क्या है? कंजक्शन. अभी आपको बताया गया कंजक्शन, कोई कंजक्शन पढ़ता, कोई कंजांक्शन पढ़ता. फिलहाल प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, दैट इज़ कॉल्ड कंजक्शन, या कोई कंजांक्शन भी पढ़ता. ठीक है, तो कंजक्शन, जैसा कि हम लोग इंडियन है तो ठीक है. कंजक्शन का मतलब, इसका मतलब भी होता है संबंध सूचक शब्द, और प्रेपोजिशन का मतलब भी होता है संबंध ही बताने वाला शब्द होता है. और इसकी शायद हिंदी कुछ और है, देखिए हिंदी कुछ और होती है. वैसे हमारे हिसाब से कंजक्शन का मतलब संबंध सूचक शब्द ही होता है. अब कंजक्शन का भी ये भी क्या होता है? कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन, ये ज्वाइन करता है, विच ज्वाइंस 2 वर्ड्स. बाबू ये 2 वर्ड्स को जोड़ सकता है, 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, एंड और क्लॉजेज, या फिर ये क्लॉजेज को भी जोड़ सकता है. समझ रहे हो? हाँ, ये 2 वर्ड को जोड़ सकता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है, या क्लॉजेज को भी जोड़ सकता है. अब आपके सामने ही कंजक्शन भी एक ऐसा वर्ड है जो 2 शब्दों, 2 सेंटेंसेस या 2 क्लॉजेज को जोड़ता है. कंजक्शन जोड़ने का काम करता है, हैवी चीज़ों को ये जोड़ता है. और प्रेपोजिशन जो है मीन्स हल्के हल्के शब्दों को जोड़ता है, वो नाउन को सो जोड़ता है, या नाउन को प्लेस से जोड़ता है, स्थान से. लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को सेंटेंस जोड़ता है, क्लॉजेज को जोड़ता है, और वर्ड को जोड़ता है ना, ये भी जोड़ने का काम करता है.
जब भी जोड़ने का मतलब रहेगा, जैसे यू आर गोइंग टू स्पीक अ लार्ज सेंटेंस, बिग वन, तो यू नीड अ कंजक्शन, तो आपको कंजक्शन की ज़रूरत होगी। हाँ, ये सेंटेंस बनाने के दौरान इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, ताकि फ्रेमिंग आपको सेंटेंस की आ जाए कि एक सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आपको ऐसा सेंटेंस बोलना है दैट इज़ वेरी बिग, जो बहुत बड़ा है। अब जैसे बहुत बड़ा है तो सेंटेंस बाबू बड़ा है, जैसे आपको ये छत आप ऊपर देख रहे हैं और वहाँ से डालना है, तो जो गैप है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। सो गैप ज़्यादा होने के कारण यू नीड अ बीम, तो बीम इज अ कंजक्शन, इसीलिए डाला गया ताकि ये छत जो है ये लचक ना मार दे, है ना। तो इसीलिए सेंटेंस आपका बड़ा है, तो पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो अगले बंदे को समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस लचक मार जाएगा और वो सेंस मतलब नहीं समझ पाएगा, तो फिर उसमें एक बिम डालिए, कंजक्शन रूपी, कंजक्शन डाल देंगे बीच में तो अपन जोड़ लेगा बीच से, समझ रहे हैं। ओके गुड। तो जैसे लिखा है 2 और 2 4 होते हैं, तुमने देखा 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो बाबू आपने देखा एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, दो शब्दों को जोड़ रहा एंड, तो एंड हमारा क्या है, कंजक्शन है। हाँ, अब देखिए राम रो रहा है, राम इज वीपिंग, या चलिए राम इज वेरी टायर्ड, राम बहुत थका है, ठीक है, लेकिन बट ही इज वर्किंग हार्ड, राम बहुत थका है और वो जो है कठिन परिश्रम कर रहा है। तो एक देखो, राम कठिन परिश्रम कर रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, राम बहुत थका है, कोई दिक्कत है। तो दो सेंटेंसेस हैं आपस में जुड़े हैं, तो ये क्या है हमारा, अब बड़ा सेंटेंस है लचक मार जाता, तो इसमें ये बिम एक डाल दिया गया, तो दो सेंटेंसेस को अपना खड़ा किया, वैसे यही से हो जाते। ओके, और दो क्लॉजेस को भी जोड़ता है। मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ कि दैट यू आर आ गुड स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो देखो, एक अच्छे विद्यार्थी हो ये, और मैं जानता हूँ ये, दोनों क्लासेस हैं। ये तुमने पढ़ा है प्रिंसिपल क्लास है, और ये तुमने पढ़ा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो दो क्लॉजेज आपस में बाबू जुड़ी हैं डैट से कि नहीं, तो डैट हमारा क्या है, कंजक्शन। फिलहाल मोटे तौर पे ये समझना है कि कंजक्शन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जैसे आपका सेंटेंस काफ़ी हैवी है तो फिर उसको दो बना करके जोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर के मीनिंग का मतलब यही होता है कि बंदे को बात समझ में आ जाए, वरना लपेट करके अगर सेंटेंस बड़ा बोल देंगे तो शायद उसके समझ में ना आए। और भाषा का मकसद ही होता है कि वाट एवर यू आर सेइंग, जो कुछ आप कह रहे हैं तो वो सामने वाला बंदा समझ जाए, ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप इंग्लिश ऐसी बोल रहे हैं कि ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड, दैट्स ओके। अब प्रोनाउंसिएशन की बात है, आपकी स्पीकिंग फास्ट नहीं है, आप अटक अटक के बात बोल रहे हैं, तो ये सारी परेशानी जो हैं, दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर लेटर, आप कह सकते हैं कि तो बाद की बात है। लेकिन अगर आप ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं जिससे आपको समझ में आ रहा है सामने वाले को, नाउ इट्स ओके, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन है बाद में ये सीख लेंगे, ग्रामर मिस्टेक है उसको बाद में सीख लेंगे, ये तो बाद की बात है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं और अगला बंदा समझ रहा है, नाउ इट्स ओके, ठीक है, चल जाएगा। इसके अलावा हमारा 8 नंबर जो है वो ज़्यादा नहीं कुछ है, जैसे लिखा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आप पढ़ ही चुके हैं कि इंटरजेक्शन ये मन की सडन फीलिंग दिखाते हैं। ये सेंटेंसेस कभी बोले नहीं जाते हैं, दीज सेंटेंसेस कम आउट स्पॉन्टेनियसली, है ना, सडन फीलिंग शो करते हैं। तो इंटरजेक्शन shows sudden feeling of the heart,
ये सडन फीलिंग दिखाते तो तीन ही होती हैं। एक तो होता है जैसे हैप्पीनेस, दूसरा है सरप्राइज, और फिर है सैडनेस। और इसकी खास पहचान ये, और हमने बताया ना ये सेंटेंस कभी भी बोले नहीं जाते। दीज वर्ड्स कम आउट स्पॉन्टेनियसली, अपने आप सेंटेंसेस आते हैं ना। आहा मैंने मैच जीत लिया है, तो अगर आप दो पार्टीज जीत गई तो एक सेंटेंस, एक बंदा कोई बोलने के दौरान ये कहेगा नहीं कि सब लोग सुनो मैं चिल्लाने जा रहा हूँ आहा, जैसे मैच जीतेगा वो चिल्लाने लगेगा, है ना। तो आहा तो क्या हो जाएगा, हुर्रे आई हैव won the match। वन द मैच। अब सरप्राइज इसलिए, अरे दादा रे मैंने एक सांप देखा, अरे दादा रे गुड हीवेंस, अरे दादा रे आई सा आई स्नैक, हाय रे दादा मैं तो बर्बाद हो गया, तो हाय रे दादा आई एम रूइंड। समझ रहे। तो तीन सन। अब आपने फंक्शन आप सीख लिया, अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आप सेंटेंस बोलने जा रहे हैं कुछ भी, इफ़ यू आर गोइंग टू स्पीक अ सेंटेंस, तो जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स और प्लस आर्टिकल, तो 9 पार्ट्स माने जाते हैं। 9 पार्ट्स नहीं है सिंटैक्स, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा 8 ही है, वो तो जोड़ा गया। पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा आर्टिकल है वो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव का काम करता तो उसी में शामिल है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, फिलहाल ये एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करता कौन, आर्टिकल, है ना। हाँ, ये भी आर्टिकल की अगर हम बात कर लें ऊपर 9 नंबर, एक नानी सी बात कर ही लेते हैं। तो आर्टिकल का काम होता है, ये भी क्या है बाबू, एक तरीके से ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किसकी तारीफ करता है, नाउन या प्रोनाउन की। तो जैसे लिखा है आ बॉय इज स्टैंडिंग, एक लड़का वहाँ खड़ा है, तो बाबू आ बॉय क्या है, अभी तुमने पढ़ा नाउन के आगे जो भी रहेगा वो क्या होगा, तो आर्टिकल एडजेक्टिव का काम करता है। अब जैसे लिखा द बॉय हु हेल्प्ड यू, वो लड़का जिसने तुम्हारी मदद की थी, द बॉय हु हेल्प्ड यू, वो लड़का जिसने तुम्हारी मदद की वाज डेड, मर गया, कैसे बना ले, वाज डेड, वो मर गया। तो द बॉय क्या है, और नाउन के आगे क्या लगा, आर्टिकल, तो ये भी तो एडजेक्टिव हुआ। तो आर्टिकल बाबू एडजेक्टिव का काम करते हैं, है ना। वैसे ये डेफिनेट और इनडेफिनिट क्वालिटी बताते हैं, लेकिन इनका काम एडजेक्टिव का है। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, कौन, आर्टिकल नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने फंक्शन ऑफ नाउन पढ़ लिया, ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलेंगे, इफ़ यू आर गोइंग टू स्पीक एनी सेंटेंस, तो जितने भी सेंटेंस में शब्द आएंगे वो पार्ट ऑफ स्पीच ही के होंगे। समझ पाए हैं, कैसे होंगे आपके सामने। अब इसमें जगह नहीं बची, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए फिर बताते हैं। ओके, हाँ, हम इसलिए पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, बाबू इसीलिए पढ़ लिया है कि आपका सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, समझे, चाहे जितना बड़ा हो, यहाँ से चाहे लखनऊ तक चला जाए सेंटेंस, लेकिन वो सेंटेंस इन्हीं 8 शब्दों में होगा। आर्टिकल को मिला के 9 है, तो अगर पार्ट ऑफ स्पीच 9 कहें या मतलब 8 कहें, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इन्हीं में से होगा। आपका सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, इन्हीं 9 शब्दों से मिलकर ही सेंटेंस खत्म हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस जैसे बोले आज सुबह वह बाजार को
साइकिल आज सुबह वह बाजार को साइकिल से जा रहा। ओके, फिलहाल अगर आपको बड़ा याद आता है तो आप बोल सकते हैं। फिलहाल हमने समझाने की कोशिश की। जैसे मान लीजिए हमने एक बड़ा सेंटेंस लिखा है, तो अगर लिखे जैसे आज सुबह, तो ये टाइम बता रहा है आज सुबह, तो टाइम किस में आता है? ये एडवर्ब है। वह क्या है? प्रोनाउन है। बाजार को, बाजार मतलब एक स्थान है, को कर दिखा करके। अगर बाजार को मार्केट रखें तो नाउन है, ये नाउन है। को प्रेपोजिशन है। साइकिल नाउन है। से प्रेपोजिशन है। जा रहा वर्ब है। था, जा रहा था, ये भी मतलब वर्ब है। दोनों वर्ब है ना, दोनों। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो दोनों वर्ब। तुमने देखा कि चाहे जितना बड़ा सेंटेंस लिख देंगे वो इन्हीं 8 शब्दों से मिलकर बनता है। इसीलिए तुमको पार्ट ऑफ स्पीच सिखाया गया कि फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच सिखाए गए। डिटेल में तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन काम क्या होते हमने इसीलिए बताया कि आपका चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो वो इन्हीं 8 या 9 शब्दों से मिलकर ही सेंटेंस बनता है। आज सुबह, तो क्या हो जाएगा? टुडे मॉर्निंग। वह ही जा रहा था पे क्या हो जाएगा? वाज गोइंग टू मार्केट। आज सुबह वो बाजार जा रहा था साइकिल से, तो कैसे हो जाए? टुडे मॉर्निंग ही वाज गोइंग टू मार्केट साइकिल से, बाई साइकिल, साइकिल से जा रहा था, है ना। तो इस तरीके से हो गया सेंटेंस। ओके, तो ये हमारा टुडे मॉर्निंग, ये हमारा एडवर्ब हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये भी वर्ब हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया, ये नाउन हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया, ये नाउन हो गया। तो इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से ही मिल करके हमारा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है ना। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कोर्स है वो। इतनी बात समझ पाए हैं कि नहीं? ये लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, आप समझ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो इंटर के कोर्स में ग्रामर में स्टार्ट है वो नरेशन है। अब देखिए इधर से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप लिख लीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोई बोलता है और इसको नरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नरेशन बाबू हमारा वर्ड जो है वो नरेट से बना है। नरेट मीन्स टू से, नरेट मीन्स टू से मतलब कहना, टू से या टू स्टेट वर्णन करना, मतलब कहना। नरेशन हमारा नरेट से बना है और नरेशन मीन्स टू से, कहना या फिर टू स्टेट वर्णन करना। नरेश से बना हमारा नरेशन। नरेशन हम चाहे बोलें, चाहे हम इसको असर्शन बोलें, चाहे डिक्लेरेशन बोलें, चाहे स्टेटमेंट बोलें, एक ही बात है। नरेशन, असर्शन, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, है ना। हाँ, ओके। अब सवाल ये है कि व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन।
अच्छा, अगर सीधे सीधे के बाद में लिखिएगा डायरेक्ट नरेशन मतलब डायरेक्ट मीन्स सीधे सीधे, और नरेशन मीन्स होता है वर्णन, सीधे सीधे वर्णन, सीधे सीधे। कहीं बहुत लुपुल लुपुल करते रहे, हमारे लागे गुस्सा, हम गेंद सीधे सीधे दिया जाए कहे और ये लाल ओके, सीधे सीधे मुंह पे कह देना डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब है कि तुमने किसी से कहा गुस्सा हो, लेकिन तुमने कहा किसी से कह देना कि हम यह हमारे गुस्सा रहना हम ना आए, कि हमारे बेटिया में ना आए रहें, तो उसने बात को बना करके कहा कि ना आए, आलू आलू खुद इतना थोड़ा व्यस्त रहें तो ना आए पाए, वह बात जो कहने वह नहीं कहीं सीधे सीधे। बहरहाल यू एक प्रिटेंड बहाना बनाए थे कि हाँ किसी कारणवश ना आए, हाँ थोड़ा सा गुस्सा, लेकिन कहीं ना आए उस समय आलू आलू खा दे रहे तो हम व्यस्त रहें ना आए पाए। तो वही मतलब जान भी गए कि रुष्ट है नहीं आए और दिल में ना लाग। और कुछ लोगों को गहन हमारे लागा भंगरा और हम गए और सीधे सीधे दिहक्का है गए लाल ओके, तो सीधे सीधे वर्णन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। अब सीधे, अभी हम लोग सिधौली में रह रहे हैं, तो जैसा कि पता है कि पड़ाव एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक बढ़िया स्टेज बनी हुई है। मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे मिस्टर आदित्यनाथ आए और सारे बच्चों को बुलाया और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, एक नरेशन कहा, एक वर्णन कहा, एक डिक्लेरेशन कहा, मतलब एक स्टेटमेंट कहा। इधर क्या कहा कि इस साल जो कोई भी इंटर में 90+ नंबर ले करके आएगा मैं उसे एक बाइक दूंगा, ठीक है, एक मोटरसाइकिल दूंगा, बढ़िया से मोटरसाइकिल से पढ़ने आएगा। जो बच्चा 90+ नंबर लेकर के आएगा, उससे नीचे वालों को नहीं, 90+ लेकर के आएगा मैं उसे एक एक बाइक दूंगा। और अपना हेलीकॉप्टर में बैठे उड़ गए। पता लगा कि आदिल नहीं गए थे, तो इन्होंने पूछा साकिब कल योगी आए रहे, क्या कर रहा है? अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, सीधे सीधे बताना या इनडायरेक्ट मतलब उनकी बात को अपने शब्दों में बताना, या योगी जी की बात योगी के तरीके से बताना। तो सीधे सीधे, जैसे डायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा कि योगी जी ने कहा, योगी जी सेड टू मी, या अस करो, अस है ना, जनता से कहा, हम लोगों से कहा कि जो बंदा 90+ नंबर पाएगा, द स्टूडेंट्स हु विल गेट 90+ marks I will provide him या हर अ बाइक। समझ रहे हैं जी? अब योगी जी ने हमसे कहा था, तो योगी जी ने हमसे कहा था, ये डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि जिस तरीके से कहा था उसी तरीके से आपने आदिल को बताया। मतलब आपने बोला कि योगी जी पड़ाव पे आए थे, उन्होंने नहीं, योगी जी ने कहा था कि जो बच्चा 90+ नंबर लेकर के आएगा मैं उसे एक बाइक दूंगा। तो साकिब कह रहे हैं मैं, योगी जी बन गए हैं पन्ना, समझ रहे? तो डायरेक्ट नरेशन हो गया। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है इसी का सेंस बताना, बात यही बताना, लेकिन इसका सेंस बताना कि योगी जी पड़ाव पर आए थे, उन्होंने कहा था कि जो बच्चा 90+ नंबर लेकर के आएगा वो उसे एक बाइक देंगे। वो कौन? हाँ, पहले कह रहे हैं मैं एक बाइक दूंगा, अपने योगी बन गए थे, तो उसी बात को बताना। तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट हैं आई है वहाँ पे ही हो जाएगा, बाकी यहाँ पे कंजक्शन लग जाएगा, तो फिर से इतना बड़ा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ओके, लिख देते हैं। अच्छा, योगी जी, तो क्या हो जाएगा, सेड टू को क्या हो जाएगा, टोल्ड अस दैट, और फिर द स्टूडेंट डॉट चले जाओ पीछे, और विल का क्या हो जाएगा,
वुड, अच्छा लिखे द स्टूडेंट हु वुड गेट 90% प्लस मार्क्स, कॉमा, अब आई को बदलेंगे तो ही हो जाएगा, ही वुड प्रोवाइड हिम या हर अ बाइक। बाबू समझ पाए हैं? कोई भी स्पीकर जो बोलने वाला रहेगा, स्पीकर की बात का ज्यों का त्यों कह देना, बिल्कुल सेम, क्या बोलते हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कट पेस्ट कॉपी नहीं होता है, तो बिल्कुल सेम ज्यों का त्यों कह देना, जैसे कहा था वैसे। तो डायरेक्ट नरेशन, अगर उसी के अर्थ को बताना है तो दैट इज इनडायरेक्ट नरेशन। इतनी बात समझ पाए? गुड। अब हमारे पास क्या बोलते हैं कि नरेशन में, अच्छा इतना पहले नोट करिए फिर बताते हैं। ओके, तो अच्छा नरेशन में ध्यान में रखना है, हमने कई बच्चों से पूछा है जो इंटर पास आउट हैं। ओके, हाँ, तो ये चल रहा था कि जितना इजी आपको लगता है कि टेंसेस बदलते, प्रोनाउन बदलते, नियरेस्ट वर्ड बदलते, इतना इजी है नहीं। अच्छा समझने सुनने में तो लगता है कि अच्छा टेंसेस बदलते हैं टेंसेस बदलते तो हैं, लेकिन टेंसेस बदलने का मतलब है कि यू विल बी एक्सपर्ट इन टेंसेस, या यू शुड बी एक्सपर्ट इन टेंसेस। टेंस बदलने का मतलब है कि आप टेंस में एक्सपर्ट होने चाहिए, और प्रोनाउंस अगर बदलते हैं तो प्रोनाउन में भी एक्सपर्ट होने चाहिए, और नियरेस्ट वर्ड भी बदलते हैं तो ये भी याद हों। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन उठता है कि क्यों बदलते हैं। नरेशन में अगर ये चीज़ें बदलती हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि इनको क्यों बदलते हैं, जानते ही नहीं। हाँ बदलते हैं, तो बाबू आप इसका मतलब समझे। टेंस का मतलब क्या? समय। और प्रोनाउंस का मतलब क्या? व्यक्ति। और नियरेस्ट वर्ड का मतलब क्या? स्थान। तीन चीज़ें बदलती हैं। टेंस का मतलब समय, और प्रोनाउंस का मतलब व्यक्ति, और नियरेस्ट वर्ड का मतलब स्थान। ये मतलब नहीं होता ही, अरे टेंस का मतलब काल, काल का मतलब क्या? समय ना। प्रोनाउन में ही, सी, इट, वह को व्यक्ति ही तो है। और नियरेस्ट वर्ड हेयर, हेयर आई एम टीचिंग, तो हेयर क्या है? ये स्थान ही तो है। ये तीनों चीज़ें बदलती हैं। अब सवाल है कि क्यों बदलते हैं। ये इसलिए बदलते हैं, अभी आपने एक सेंटेंस स्टेटमेंट स्पीकर का सीखा था कि मिस्टर योगी जी आए पड़ाव के ऊपर, और उन्होंने बताया कि जो बच्चा 90+ मार्क लेकर के आएगा मैं उसे एक कंप्यूटर दूंगा, एक बाइक दूंगा। तो आदिल ने पूछा था कि क्या कहा था योगी जी ने, तो जाहिर सी बात याद करो कि योगी साहब कब आए थे? कल। और तुम आज बता रहे हो, तो तुम्हारा समय नहीं बदलेगा भाई। कल योगी जी आए थे, आदिल आज पूछ रहे कि कल योगी जी ने क्या कहा था, तो आप बता रहे हैं, तो टाइम बदलेगा कि नहीं? किसने कहा था मैं बाइक दूंगा, अब को बता रहा है, तो आदमी नहीं बदल गया। कह रहे थे योगी जी, बता रहे हो तुम, कह रहे योगी, अब हो गए साकिब, तो आदमी बदल गया, तो आदमी बदल गया। कहाँ कहा था? पड़ाव पे। और बता कहाँ रहे हो, तो स्थान नहीं बदल गया। इसीलिए तीनों चीज़ें बदलती हैं, और ये तभी बदलेंगी जब स्टेटमेंट पास्ट टेंस में हो, मतलब कल की बात हो। जैसे आज की बात हो तो कैसे बदल जाएगा? जैसे आज मैंने कहा कि जो बच्चा 90+ नंबर लेके आएगा मैं उसे 2000 रुपये दूंगा, या 2-2000 रुपये दूंगा। ये मान लीजिए कुछ सोच रहे थे कि अभी छुट्टी होगी तो समोसा खाऊंगा, जाने ही नहीं पाए, फिर हम पढ़ा ही रहे, कहते गुरु जी का कहीं, तो आज की बात आज ही बता रहे हैं, तो आज की बात अभी बता रहे हैं, आज अभी कहा था अभी बता रहे हो, तो आज की बात आज ही बता रहे हो, तो समय बदलेगा नहीं। कोचिंग में कहा था कोचिंग में बता रहे हो, तो बदलेगा प्लेस नहीं, सिर्फ आदमी बदलेगा। सर ने कहा था तुम बता रहे हो, तो आदमी बदल जाएगा। तो वही यही होता है। इसीलिए शुरुआत में रूल लिखा जाता है, अगर रिपोर्टिंग हुआ प्रेजेंट टेंस में है
ये फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस, हाँ वो यही लिए नहीं बता, आज की बात कहाँ बदली के चले जाओगे, पास्ट की बात बदली जाएगी। तो ये तीन चीज़ें बाबू बदलती हैं, टेंसेस बदलते हैं, प्रोनाउन बदलते हैं और नियरेस्ट वर्ड। हम अभी इनकी हेडिंग डालेंगे, पूरा पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे कि किस तरीके से बदलते हैं। फिर जैसे लिखा ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। तो ये बाबू इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं वर्ब, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब, या इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूसिंग स्पीच। इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ये नाम याद आना चाहिए क्योंकि रूल लिखेंगे तो आप तो फिर वो मतलब अब याद नहीं रहेगा तो कैसे समझ पाएंगे। इसको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोड्यूसिंग स्पीच, और ये इतना पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट। ये हो गया रिपोर्टेड, हाँ रिपोर्टेड पार्ट बोलो और चाहे रिपोर्टेड स्पीच बोलो, रिपोर्टेड स्पीच, गॉट इट। तो ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, कॉमा लगाने का ये तरीका बताया गया कि 6 और 9 है ना, ये सही तरीके से कॉमा लगता है। ये इन्वर्टेड कॉमा है और ये सिर्फ कॉमा है ना। हाँ, व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब इज अ वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस अबाउट द रिपोर्टेड पार्ट। क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जो इसके बारे में बताती है। सिंपल सा समझिए, ये इसके बारे में बनाती है। अब डिफिनेशन सुनो, रिपोर्टिंग वर्ब इज अ वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस अबाउट द रिपोर्टेड पार्ट। ये एक ऐसी क्रिया होती है जो रिपोर्टेड पार्ट के बारे में बताती है। व्हाट इज रिपोर्टेड पार्ट? रिपोर्टेड पार्ट का मतलब क्या होता है? इसके मुंह से जितना निकलेगा वो सब रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है। डिफिनेशन क्या होगी? द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, स्पीकर तो यही है, the exact words of the speaker which are put within the inverted commas are called reported part. The exact words of the speaker, the exact words of the speaker which are put within the inverted commas, जो inverted commas के अंदर रखा गया है, that part is called reported part. अरे कुल मिलाकर इसके मुंह से जितनी भी आवाज़ निकलेगी कॉमा के अंदर रखते हैं उसको रिपोर्टेड पार्ट कहलाते हैं। समझ? तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये रिपोर्टेड पार्ट हो गया। नरेशन जैसा सेंटेंसेज आप जानते हैं कि 5 तरीके के होते हैं, तो नरेशन भी 5 तरीके का है, जिसमें से हमारा असर्टिव है पहला, है ना। असर्टिव सेंटेंस का हम लोग सीखने जा रहे हैं नरेशन बनाना। अच्छा, तो इसमें क्या कहते हैं? ये हो गया से, ये हो गया सेज, और ये हो गया सेड। अच्छा, से को क्या करेंगे? टेल, और सेज को क्या करेंगे? टेल्स, और सेड को क्या करेंगे? टोल्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बाबू? कहना। और इसका मतलब क्या होता है? बताना। अच्छा, ये जब ऑब्जेक्ट होगा तभी बदलेगा। ऑब्जेक्ट होगा तब, जब ऑब्जेक्ट होगा, जब ऑब्जेक्ट होगा तभी ये रहेगा। जाहिर सी बात, कहे तो आप किसी से देंगे, लेकिन बताएंगे तभी जब ऑब्जेक्ट होगा। तो बाबू जब ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में तब इसको बदलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये नहीं बदला जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट होगा तो बदला जाएगा, क्योंकि से हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है और टोल्ड हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है। देखो, से का मतलब होता है कहना, इसमें किसी से कहा नहीं। हमने जैसे कहा कल छुट्टी है, तो हमने किसी को बताया नहीं, हमने सबसे कह दिया। सुनो या सुनो, है ना। किसी को इंडिकेट करके नहीं कहा जाता। मैंने बोला कल छुट्टी है, और अगर इसको कहना से बोलते और मैंने कहा दोबारा, जैसे गुड़िया कल छुट्टी है, तो अब मैंने कहा नहीं, मैंने गुड़िया को बताया कि कल छुट्टी है ना। तो जब बताएंगे तभी जब ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा तो ये लाइन चलेगी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये लाइन चलेगी। और कंजक्शन क्या है? कंजक्शन हम इसमें क्या बनाते हैं?
कंजक्शन हम लगाते हैं दैट। तो बाबू कोई कंजक्शन कहता है और कोई कनेक्टिंग वर्ड कहता है, तो चाहे आप कनेक्टिंग वर्ड बोलें और चाहे कंजक्शन बोलें। तो ये हमारा ये हो गया और ये हमारा कंजक्शन हो गया। अब पहले हेडिंग डालेंगे चेंज ऑफ टेंसेस, फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन, फिर चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड। इसको हम कल लिखाएंगे, ठीक है। तो मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।